बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लिब्रा स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लिब्रा स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहे तमाम वीडियो अपडेट्स। अब आप मुझे लिब्रा स्टोरी फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की एक बहुत ही खूबसूरत सी तहरीर, मैं, रिश्ता और आंटी। बहुत ही दिलचस्प तहरीर, ज़रूर सुनिएगा, ज़िंदगी भर के लिए नसीहत मिलेगी इंशाअल्लाह। मैं और मेरी बीवी सुनार की दुकान पर गए सोने की अंगूठी खरीदने के लिए। कुछ अंगूठियां देखने के बाद मेरी बीवी को एक अंगूठी पसंद आ गई। कीमत अदा करके जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो एक बार शख्स से मुलाकात हुई जो कि मुझे जानते थे, लेकिन मैं उनको भूल चुका था। बस इतना याद था कि माजी में कभी इनसे मुलाकात हुई थी। ये साहब बड़े गर्मजोशी से मेरे गले मिले और सवालिया नज़रों से पूछने लगे, बेटा, लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हो आप। मैंने कहा, माजरत के साथ, आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपसे कब मुलाकात हुई थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा नाम इकबाल है, वैसे लोग मुझे बड़ा भाई कहते हैं। आज से चंद साल कबल आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए थे। गुलबर्ग में हमारा घर है, शायद आपको याद आ गया हो। उनकी बात सुनकर मेरा तो सर ही चकरा गया और मेरा रवैया बिल्कुल मौदबाना हो गया और मैं बेख्तियार बोल पड़ा, सब याद आ गया बड़े भाई, सब याद आ गया। मैंने सवाल किया, आप अकेली ही हैं या आंटी भी आई हैं? बड़े भाई ने जवाब दिया, जी आंटी भी आई हैं और दूसरे भाई भी आए हैं, वो बैठे हैं और आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं। एक साइड पर देखा तो आंटी बुर्खा पहने बैठी थी और साथ ही दूसरे भाई भी खड़े चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी बेगम को कहा कि आंटी को सलाम करो और बाद में इनका तारुफ करवाता हूँ। मेरी बेगम गई, आंटी को सलाम किया। आंटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बीवी के सर पर हाथ फेरा और फिर बहुत प्यारे अंदाज में मेरी बीवी को दुआएं दी। मैंने आंटी को बताया कि ये मेरी बीवी है और मेरा 3 साल का बेटा है। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिसने मेरे बेटे की जेब में 1000 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत इसरार किया कि ये गलत है, लेकिन आंटी ना मानी। कुछ इधर उधर की बातें के बाद आंटी ने आने का मकसद पूछा तो आंटी कहने लगी कि अल्लाह ने मेरी बेटी को बेटे की नेमत से नवाजा है, इसलिए बेटी के लिए और उसके अहले खाना के लिए कुछ तोहफे खरीदने आई है। मैंने पूछा, आंटी कौन सी बेटी? आपकी तो तमाम बेटियां शादीशुदा थी, सिर्फ एक कंवारी थी जिसके रिश्ते के लिए हम लोग आए थे, और आप लोगों ने कहा था कि अभी 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालांकि मुझे हैरानगी हुई थी कि घर पर रिश्ते के लिए बुलवा कर फिर कह देना कि 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं, कितनी गलत बात है। आंटी को जैसे एक झटका लगा, लेकिन वो एक समझदार खातून थी, फौरन ही समझ गई कि बात कुछ और है। पूछने लगी कि ये बात आपको किसने कही थी? मैंने कहा, वालिद साहब ने कहा था। वो कहने लगी, नहीं, बात दरअसल कुछ और थी, लेकिन आपके वालिद साहब ने आपका पर्दा रखा था। मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया कि मेरे वालिद साहब हमसे कैसे गलत बयानी कर सकते हैं। मेरे वालिद साहब ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। आंटी ने अपने बेटों को कहा कि मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दे, और मैंने भी अपनी बेगम को कहा कि तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दो, बच्चे को कुछ खिलाओ पिलाओ। आंटी कहने लगी, बेटा, जिस दिन तुम और तुम्हारे अहले खाना हमारे घर हमारी बेटी का रिश्ता लेने आए थे, मैंने उसी दिन तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, जो कि शायद तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें नहीं बताया। तुम एक पढ़े लिखे और माशरे में कामयाब शख्स साबित हो सकते हो, मुझे पहले ही इल्म था और मुझे मुकम्मल यकीन था कि मेरी बेटी को तुम खुश रखोगे। लेकिन नए लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के को ही नहीं देखा जाता, बल्कि उसके तमाम ख़ानदान को देखा जाता है, क्योंकि हमने मुस्तकबिल में आपस में मेल जोल रखना होता है। इसलिए लड़के या लड़की के घराने वालों को देखकर मुस्तकबिल का तयन किया जाता है। ये घराना मुस्तकबिल में कितना कामयाब रिश्ता निभा सकता है, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन हालात में हमें किसी अपने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम किसी ऐसे ही रिश्ता नहीं जोड़ते जो खुशियों में हमारे साथ हो, लेकिन हालात के ख़राब होते ही वो हमसे जुदा हो जाएं। इसलिए मैंने उस दिन आपके वालिद साहब को और आपकी वालिदा साहबा को साफ साफ इनकार करके बता दिया था। हो सकता है उन्होंने आपको दुरुस्त बात ना बताई हो। आंटी की बातें सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गया और मैंने कहा कि आंटी, हम बहन भाई आपस में एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं,
खुशी और गम में बराबर के शरीक होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से किसी को एक दूसरे से कोई शिकायत हो। अगर आप बुरा महसूस ना करें तो मैं 100% दुरुस्त हूँ कि आपको हमारे ख़ानदान को परखने में गलती हुई है। आंटी ने एक सर्द आह ली और कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो। जो चीज़ें मैं देख सकती हूँ तुम इनकी तरफ कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे इफ्तिसार पर आंटी ने कहा कि मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं होता। चलो मैं तुमको बतलाती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए जितने भी रिश्ते देखे हैं इनसे कुछ शराइत रखी हैं। जो भी मेरी बेटी को देखने आए वो अपने तमाम बेटों और उनकी बेगमात को साथ लाएं। जो सबसे अच्छे कपड़े हों वो ज़ेबतन करके आएँ। घर की औरतें अपने मुकम्मल ज़ेवरात से सज कर आएँ और घर में हर फर्द को अपनी अपनी गाड़ी है तो अपनी अपनी गाड़ी में आएँ। ये शराइत बहुत अजीब थी, लेकिन बाज़ लोगों ने इसका ये मतलब लिया कि शायद हम लड़के वालों की माली हालत देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। अब जबकि आपके अहले खाना हमारे घर तशरीफ़ लाए थे तो मैंने सबसे पहले तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियाँ देखी, जो कि कदरे महंगी थी, जबकि तुम्हारे वालिद साहब की गाड़ी की मालियत इतनी नहीं थी जितनी तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियों की कीमत थी। इसी तरह फिर मैंने तुम्हारे वालिद साहब के कपड़ों का जायज़ा लिया तो मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे भाइयों के जिस्मों पर सजे हुए कपड़े ज़्यादा महंगे हैं, और यही हाल तुम्हारे वालिद साहब के जूतों का था। जब मैंने तुम्हारी माँ के ज़ेवरात देखे तो उनकी मिकदार बहुत ही कम थी, जबकि तुम्हारी दोनों भाभियों के हाथ, बाजू और गले ज़ेवरात से सजे हुए थे। फिर मैंने जब तुम्हारी भाभियों से पूछा कि घर का खाना कौन पकाता है तो तुम्हारी भाभियों ने कहा कि हम सब अलग-अलग पकाते हैं और तुम्हारे वालिदैन का खाना तुम्हारी बहन पकाती है। इसी तरह मैंने जब पूछा कि बच्चों को स्कूल कौन छोड़ता है तो मुझे पता चला कि ये तुम्हारे दोनों भाई अपने बच्चों को खुद छोड़ते हैं, जबकि तुम्हारी बहन को तुम्हारे वालिद साहब कॉलेज लेकर जाते हैं। जब मैंने ये हालात देखे और सुने तो मुझे अफसोस हुआ कि इन बेटों पर जिनको पढ़ाने के लिए बाप ने अपनी सारी ज़िंदगी गंवा दी और इस औलाद को मुआशरे का कामयाब फ़र्द बनाया, लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद वालिद का सहारा बनने के बजाय अपनी ज़िंदगी गुजारने में रजामंद हो गई। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए भूख अफलास भी देखा होगा, पैदल सफ़र भी किया होगा, तुम्हारे मुंह में निवाला डालने के लिए भूख भी बर्दाश्त की होगी, तुम्हें अच्छा पहनाने के लिए खुद 2-3 साल एक ही जोड़े में भी गुजार दिए होंगे। लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद बाप को भूल गई और अपनी दुनिया की रंगीलियों में मगन हो गई। तुम्हारे भाइयों ने खुद तो नई गाड़ियाँ ले ली, लेकिन इनको ख्याल ना आया कि हमारा बाप आज भी इसी पुरानी गाड़ी में सफ़र क्यों करता है। क्यों इस पर अभी भी तुम्हारी बहन की और तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका भी तो दिल करता होगा ना नए जूते और नए कपड़े पहनने को, लेकिन हो सकता है इसकी जेब में इस चीज़ की इजाज़त ना देती हो। लेकिन तुम्हारे भाइयों की जेब तो इजाज़त देती थी कि अपने बाप के लिए अच्छा लिबास, अच्छा जूता पहले ख़रीदते, और इसके बाद मैं, क्योंकि ये रवैया तुम्हारे बाप का था, जब भी इनसे कोई चीज़ ख़रीदना चाही पहले अपनी औलाद का ख्याल किया और बाद में अपना सोचा। इसलिए मैंने ये सारी बातें इसी दिन तुम्हारे वालिद से कर दी थी। हमें दुनिया के माल और दौलत नहीं चाहिए, हमें तो ऐसे रिश्तेदार चाहिए जो अपने से बढ़कर अपने रिश्तेदारों को तरजीह दें, ताकि कल को जब हम नीचे गिरें तो हमको मज़ीद नीचे दबाने की बजाय ऊपर को उठाएं, ताकि कल को जब वो नीचे गिरें तो हम उनको भी सहारा दे सकें। माल और दौलत, आला ओहदा या मर्तबा तो हमेशा नहीं रहता। हमेशा जो साथ चलते हैं वो सच्चे रिश्ते चलते हैं। अगर रिश्ते निभाने में हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सारी ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है और नस्लें भी तबाह हो जाया करती हैं। मुझे फ़ख्र है आपके वालिद साहब पर कि उन्होंने आपको हकीकत से आगाह नहीं किया और फिर भी आप लोगों की गलतियों पर पर्दा डालते रहे। लेकिन देखना यह है कि औलाद अपने वालिदैन को कितना ख्याल रखती है। वालिदैन को हमेशा ही औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते आते हैं। अभी औलाद की बारी है और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद पर कि आज जो कुछ भी हो जाए मेरी औलाद मुझे हमेशा तरजीह देती है। मेरे लिए पहले खरीदती है, बाद में अपनी बीवी बच्चों के लिए। और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद की औलाद पर कि वो भी अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा तरजीह देते हैं और हमारा पूरा ख़ानदान एक जान की मानिंद है। अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो पीठ दिखाकर नहीं भागते बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा लेकर आते हैं। इसलिए मेरे बेटे, रिश्ता बनाना बहुत आसान है, लेकिन कामयाब रिश्ते चुनना और उनको निभाना बहुत मुश्किल है।
کہیں ایک نااہل رشتہ آپ کو اتنا بڑا نقصان دے سکتا ہے کہ ساری عمر کی خوشیاں غموں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور کامیاب رشتہ آپ کو ایسے سہارا دیتا ہے کہ تمام زندگی کے غم اور خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اتنی بات کرنے کے بعد آنٹی اٹھ کر چلی گئیں اور میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین کا چہرہ گھومنے لگا۔ میری گاڑی میرے والد کی گاڑی سے بہتر تھی، میرا لباس میرے والد کے لباس سے بہتر تھا، میرے گھر کی زیب و زینت کا سامان میرے والد کے گھر سے بہتر تھا، میری بیوی ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں اور کنگن تھے جو میں نے خرید کر دیے تھے، لیکن میری ماں کا سارا زیور بک چکا تھا۔ میں آج بھی گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر، لیکن میرا باپ آج بھی اولاد کی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔ میں نے آج بھی اپنی بیوی کے لیے سونے کی انگوٹھی خریدی، لیکن میرے ذہن میں میری ماں کا خیال کیوں نہ آیا جس نے میری شادی کے لیے اپنا زیور بیچ دیا۔ مجھے افسوس ہوا اپنے آپ پر کہ میں نے اپنے والدین سے زیادہ اپنی ذات کو ترجیح دی۔ میرے والدین جنہوں نے مجھے سب کچھ دیا اور میں نے ان سب کے لیے ان کو خالی کر دیا، لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے گلہ یا شکوہ ہی نہیں کیا۔ میرے والدین کل بھی عظیم تھے، آج بھی عظیم ہیں، اور میں کل بھی ناکام تھا اور آج بھی ناکام ہوں۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریے گا۔ شکریہ۔